हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि कल आपने देखा होगा, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी करके 33 पोस्ट को बढ़ा दिया गया है। मतलब अब आप जो एसीएफ रेंजर का एग्जाम दे रहे हैं, ये आपका 211 पोस्ट के लिए आपका ये एग्जाम होगा। इससे संबंधित इंफॉर्मेशन लगभग 10 दिन पहले ही मेरे द्वारा आपको प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, तो बिल्कुल उत्साह बना करके रखिए। बस एक ही डाउट है जो कि अभी तक का क्लियर नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअल में क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। कई बार ऐसा लगता है कि साइंस से आपको 10-10 क्वेश्चन आएंगे और कई बार ऐसा लगता है कि 20 to 22 भी हो सकता है। वास्तविक स्थिति है कि स्पष्ट हो ही नहीं पा रहा है और बार बार बच्चे यही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मेरा उनको सजेशन यही है कि अब इस मुद्दे को किनारे करके केवल ये ध्यान रखें कि हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन आगे बढ़ते जाएं। बहुत ज्यादा आपका डिफरेंस आएगा, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री में ही डिफरेंस अपने को दिखाई दे रहा है कि या तो वहां से अपने को 20 क्वेश्चन हो सकता है, मतलब 40 क्वेश्चन तो होंगे, या फिर आपका 10-10 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन का करीब अपने को वेरिएशन यहां पर दिखाई दे रहा है। तो उसके पीछे ना भागते हुए हम ये सोचें कि जो हमारा सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें। ठीक है, और इसीलिए अभी जो टेस्ट सीरीज वगैरह अभी संचालित हो रही है उसका शेड्यूल को इसी तरीके से सेट किया गया है कि नेक्स्ट आपका जो 14 नवंबर को टेस्ट होना है उसमें आपका एनवायरमेंट फॉरेस्ट्री पे फोकस किया जा रहा है। उसके बाद 21 नवंबर को जो होना है उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर को फोकस किया गया है। उसके बाद आपका 21 से 28 तक का कंप्लीटली आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ही चलेगा। वो जो एक सप्ताह रहेगा वो फिजिक्स केमिस्ट्री पे आप पूरा फोकस कीजिए और ये मान करके चलिए कि भाई फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट वाला है। मतलब यदि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा है और 1 महीने तक का आप उसमें स्टडी नहीं करेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा अंतर आपको एग्जामिनेशन के दिन आएगा। लेकिन फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर और बायोलॉजी ये ऐसा टॉपिक है कि आप 4-5 दिन यदि आप पढ़ना छोड़ दें तो ऐसा लगता है कि अब हमसे कुछ भी नहीं बन रहा है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं, अभी ध्यान रखना आपका एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री। तो बिल्कुल यहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना टॉपिक, जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर फॉरेस्ट्री एग्जाम का एक क्वेश्चन पेपर है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 तक का एक्सप्लेनेशन हो चुका है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 71 से स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन हमारा। क्वेश्चन नंबर 71, द इनकरेक्ट एडाप्टेशन एग्जिबिटेड बाय मैंग्रोव इज। ठीक है, मतलब यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन ही गलत है, आंसर सही लिया गया है लेकिन क्वेश्चन इसका क्या आपको गलत लग रहा है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इनकरेक्ट एडाप्टेशन। इनकरेक्ट एडाप्टेशन नहीं होना था, ये होना था इज करेक्ट। मतलब ये जो आपका यहां पर इनकरेक्ट लिखा हुआ है, इनकरेक्ट की जगह क्या होना था आपका ध्यान रखिए, आपका इज करेक्ट होता तब हमारा ये आंसर मैच कर रहा है। और ये आंसर मैच कर रहा है किस तरीके से, यहां पर आप देख सकते हैं द इनकरेक्ट एडाप्टेशन एग्जिबिटेड बाय मैंग्रोव इज। मैंग्रोव के द्वारा मतलब ऐसा कौन सा अनुकूलन है जो प्रदर्शन किया जाता है और वो इनकरेक्ट है। तो यहां पर पहला ऑप्शन लिया है सक्युलेंट लीव। सक्युलेंट लीव ये ध्यान रखिए जीरोफाइटिक का करेक्टर है। ओविपेरी, ओविपेरिटी आपका ये नहीं पाया जाता मैंग्रोव फॉरेस्ट में। मैंग्रोव फॉरेस्ट में क्या पाता है, विविपेरी। विविपेरी का मीनिंग क्या है, सीड जर्मिनेशन इनसाइड ऑफ फ्रूट। तो ये हमारा आंसर लिया गया यहां पर, ध्यान रखेंगे एरियल ब्रीथिंग रूट कार्ड न्यूमेटोफोर। मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है ये एडाप्टेशन है कि आपका जो एक्वेटिक कंडीशन में प्लांट पाया जा रहा है, मर्सी प्लेसेस में पाया जा रहा है, तो इसमें आपका न्यूमेटोफोर नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि इसका रेस्पिरेटरी रूट है। तो ये एक प्रकार से इसका क्या है, आपका एडाप्टेशन है जो कि रिलेटेड है किससे, आपका जो सेलाइन वाटर वाली कंडीशन है उससे संबंधित है, ध्यान देंगे यहां पर। तो 71 मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पहले भी हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड वीडियो भी यूट्यूब में अवेलेबल है, तो उसको एक बार अच्छे तरीके से देखिए क्योंकि ऑलमोस्ट इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन ये जीरोफाइटिक कैरेक्टर्स के एडाप्टेशन से रिलेटेड है, क्योंकि जीरोफाइट में होता है सक्युलेंट लीव, ओविपेरिटी एंड सनकेन स्टोमेटा। तो ऐसा कोई भी कैरेक्टर यहां पे मैंग्रोव से संबंधित नहीं है। मैंग्रोव का कैरेक्टर क्या है आपका, प्रेजेंस ऑफ रेस्पिरेटरी रूट इन फॉर्म ऑफ न्यूमेटोफोर, और यही इसका क्या है एडाप्टेशन है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट यहां पर आप ध्यान देंगे, मतलब जो 71 का आंसर क्या बन रहा है, बी आंसर बन रहा है एरियल ब्रीथिंग रूट्स कार्ड न्यूमेटोफोर, यही इसका एडाप्टेशन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं, द कंपोनेंट ऑफ एग्री सिल्वीकल्चर। एग्री सिल्वीकल्चर
ये मतलब मान के चलिए इस पेपर में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है आपका कि ट्री और अपन ग्रास का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा, क्रॉप और एग्रीकल्चर का दिया मतलब क्रॉप या फॉरेस्ट ट्री अपन लगा रहे थे तो क्या कहा जाएगा, इस टाइप का। तो इसका कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया था। यहां पे आपको क्या बोल रहा है आपका एग्री और सिल्वी। एग्री मतलब क्या हुआ क्रॉप प्रोडक्शन और सिल्वी मतलब क्या हुआ आपका ट्री। तो यहां पर इसका जो हमारा आंसर बन रहा है 72 का आंसर बन रहा है हमारा ए वाला आंसर बन रहा है ट्री प्लस क्रॉप। हालांकि इसका प्रॉपर सीक्वेंस होना था, पहले क्या आना था, जैसे एग्री सिल्वी लिखा हुआ है तो एग्री सिल्वी लिखा हुआ है मतलब ये जैसे आपका लिखा हुआ है ये एग्री, उसके बाद क्या लिखा है आपका सिल्वी। तो एक्चुअल में ऑप्शन हमारा ऐसा होना था, ये क्या आपका क्रॉप और उसके बाद आपका क्या ये ट्री, ये अपना ऑप्शन बनना था। लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं बना है। तो इन फ्यूचर आप ध्यान रखेंगे यदि डबल ऑप्शन ऐसा बना रहा है कि एक ऑप्शन बना रहा है आपका क्या क्रॉप एंड ट्री और दूसरा क्या बना है ट्री एंड क्रॉप, तो बेटर होगा इस केस में बेटर होगा क्रॉप और उसके बाद आपका ट्री। ये हमारा प्रॉपर सीक्वेंस होगा। ये क्वेश्चन नंबर 72 आंसर हुआ इसका ए। नेक्स्ट आइए आपका क्वेश्चन नंबर 73। ये जो क्वेश्चन नंबर 73 है ये आपका सीड वायबिलिटी से संबंधित है। हमने पहले पढ़ा है कि हमारे पास क्या होता है कि सीड 2 टाइप्स अपन पढ़ते हैं। एक अपन क्या पढ़ते हैं आपका ये वायबल सीड, क्या पढ़ते हैं अपन यहां पर, एक ये वायबल सीड पढ़ते हैं, ठीक है, वायबल सीड आपका, ठीक। तो ये हो गया आपका। अब दूसरा क्या पढ़ते हैं अपन ये इन वायबल सीड। मतलब वायबल सीड बोलने का मतलब क्या होता है, सीड विच केपेबल फॉर जर्मिनेशन। वायबल सीड बोलने का मतलब क्या है कि सीड विच केपेबल फॉर जर्मिनेशन, ऐसा बीज जिसमें अंकुरण करने की क्षमता पाई जाती है उसको अपन बोलेंगे वायबल सीड, या इसी को अपन क्या बोलेंगे यहां पर सजीव बीज बोला जाएगा, ध्यान रखिए। और दूसरा क्या होता है इनवायबल सीड। इनवायबल सीड मींस अनेबल फॉर जर्मिनेशन, मतलब इसमें जर्मिनेशन की प्रोसेस या अंकुरण की नहीं हो पाएगी, तो ऐसे सीड को अपन क्या बोलते हैं इनवायबल सीड कहा जाता है। तो यहां पर आप ध्यान रखिए कि भाई जब अपन एग्रीकल्चर कर रहे हैं या फार्मिंग कर रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है कि जो फार्मर है वो बहुत ज्यादा उसको मैनेजमेंट करना पड़ रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर रहा है, प्लोइंग कर रहा है, मतलब इतनी मेहनत कर रहा है। और यदि जिस सीड को वो वहां पर बो रहा है, सोइंग कर रहा है सीड की, वो सीड यदि आपका क्या है इन केस क्या हो गया इनवायबल हो गया, तो उसका जो पूरा इकोनॉमिक जो उसने वहां पर खर्चा किया है पूरा व्यय वो क्या हो जाएगा उसका नेगेटिव हो जाएगा या उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो बेटर ये है कि ऐसे सीड को फार्मर्स के द्वारा वहां पर ग्रो कराया जाए जो कि क्या हो आपका वायबल सीड है। और ये सीड टेक्नोलॉजी में हम पूरा पढ़ते भी हैं, अलग अलग प्रकार के सीड होते हैं, सीड को चेक किया जाता है। मतलब सीड टेक्नोलॉजी उसमें मेन क्या रहता है कि अपने उसकी जेनेटिक पे अपने को उसका इंपॉर्टेंस देना है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी। किसको इंपॉर्टेंस देते हैं अपन सीड टेक्नोलॉजी में, जेनेटिक वेरिएबिलिटी, मतलब आनुवांशिक रूप से उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होना चाहिए, तो वो सीड उतना ज्यादा हमारे लिए क्या होगा बेनिफिशियल होगा। तो इसका पूरा हमने पढ़ा है कि किस तरीके से पूरा रिसर्च सेंटर में पूरा सीड को चेक किया जाता है, न्यूक्लियर सीड, फाउंडेशन सीड, और बाद में क्या होता है स्टेट कॉर्पोरेशन के द्वारा फार्मर्स को सीड का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब पूरा सीड को चेक किया जा रहा है कि सीड वायबल है कि नहीं, उसमें किसी प्रकार का डिसीज वगैरह ये वाला पैथोजन तो नहीं है, और साथ ही उसमें जेनेटिकल वेरिएबिलिटी है कि नहीं। ये सारी चीजों को चेक करने के बाद ही सीड फार्मर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो वायबिलिटी को चेक करने के लिए कोई सीड वायबल है या नहीं इसको चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखना है यहां पर आपका ये ट्राइफिनाइल, ठीक है, ये आपका ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड को इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड को वायबिलिटी चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या इसके जगह में अपन ब्रोमाइड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, ये ब्रोमाइड को इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इसमें क्या करते हैं कि जो सीड है उस सीड को अपन क्या करेंगे ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड या आपका ब्रोमाइड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें सीड को अपन डुबा देंगे, और डुबाने के बाद यदि सीड स्टेनिंग कर रहा है तो वो क्या है वायबल सीड है। और यदि उसमें स्टेनिंग नहीं हुई, कलरलेस है आपका सीड, मतलब उसके कलर में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं आया, वो क्या है आपका इनवायबल सीड है, यह आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यदि सीड वायबल है तो वायबल सीड में क्या होगा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रहेगा। वायबल सीड में क्या रहेगा आपका डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम रहेगा, और वो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम
इसके साथ रिएक्शन करके जो रिस्पांस देगा, उस रिस्पांस के कारण जो सीड है वो स्टेनिंग हो जाएगा, अभिरंजित हो जाएगा। तो यदि हम सीड को ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड में या ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में उसको डुबा रहे हैं और डुबाने के बाद यदि वो स्टेनिंग हो रहा है, मतलब उसका एंजाइम एक्टिव है और उसके कारण उसकी स्टेनिंग पॉसिबल है। लेकिन कोई ऐसा सीड है इनवायबल, मतलब निर्जीव है, मतलब उसका एंजाइम क्या काम नहीं कर रहा है, तो उसका एंजाइम जब वर्किंग नहीं करेगा तो यहां पे किसी भी प्रकार का रिस्पांस नहीं पाएगा और ऐसा जो सीड है उसकी स्टेनिंग नहीं हो पाएगी, मतलब उसका जो कलर है उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, वो क्या होगा, आपका इनवायबल सीड होगा। तो आप ध्यान रखेंगे यहां पर। तो क्वेश्चन नंबर 73, टोपोग्राफिकल टेट्राजोलियम टेस्ट इज यूज्ड फॉर, तो आपको ध्यान रखना है सीड वायबिलिटी, मतलब सीड की सजीवता को चेक करने के लिए यह टेस्ट किया जा रहा है। तो 73 का आंसर हुआ आपका सी, सीड वायबिलिटी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर आपका 74। क्वेश्चन नंबर 74 को ध्यान से देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 74, ये लिखा हुआ है आपका द करेक्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिकॉर्ड ड्यूरिंग सीड कलेक्शन, मतलब यहां पर सीड कलेक्शन से संबंधित जो मेथड है उसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है 74 का जो आंसर बना है आपका बी आंसर बना है। बी आंसर में आपको लिखा हुआ है यहां पर पहला क्या आ जाएगा, ये स्पीसीज, ये क्या आ जाएगा, यहां पर आपका ध्यान रखना है ये स्पीसीज। स्पीसीज के बाद सेकंड नंबर पे आपका क्या बन रहा है, ये आपका लोकेशन। इसके बाद क्या बना आपका लोकेशन। लोकेशन के बाद क्या बन रहा है आपका ध्यान रखेंगे, आपका ये सॉइल टाइप, और सॉइल टाइप के बाद फिर आता है नंबर ऑफ पेरेंट ट्री। इसके बाद क्या आ रहा है आपका ये नंबर ऑफ पेरेंट्स ट्री, ये इसका प्रॉपर सीक्वेंस है। अब कॉन्सेप्ट को समझना, देखो जब अपन सीड का कलेक्शन कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया कि सीड हमारे पास ऐसा होना चाहिए जिसमें अधिक से अधिक जेनेटिकल वेरिएबिलिटी होना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक उसमें आनुवांशिक विविधता होना चाहिए। तो इस जेनेटिकल वेरिएबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, स्पीसीज का सिलेक्शन करेंगे। मतलब एक स्पीसीज में कई प्रकार की पॉपुलेशन होती है, एक स्पीसीज में क्या होती है आपका कई प्रकार की पॉपुलेशन होती है। तो एक स्पीसीज के अंतर्गत जो डिफरेंट पॉपुलेशन से रिलेटेड जो सीड हैं उनका हम कलेक्शन करेंगे। ऐसा एक स्पीसीज है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन को उसके सीड को हम कलेक्ट करेंगे। तो ये हुआ स्पीसीज को पहले इंपॉर्टेंस देना है। दूसरा क्या होता है लोकेशन, मतलब इस सीड को कलेक्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सेलेक्टेड एरिया में जा रहे हैं, एक सेलेक्टेड लोकेशन में जा रहे हैं और वहां पे जाके हमको सीड कलेक्शन का काम करना है। तो दूसरा क्या हुआ हमारे पास ये लोकेशन। तीसरा, जिस लोकेशन में हम सीड का सिलेक्शन करेंगे वहां पर अपने को सॉइल का टाइप देखना पड़ेगा कि जो सीड अपन कलेक्ट कर रहे हैं वो किस टाइप की सॉइल से हमने उसको कलेक्शन किया है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका पेरेंट्स ट्री, मतलब जितने भी प्रकार के सीड को हम कलेक्ट करेंगे उनके पेरेंट्स कौन हैं या किस वृक्ष से या किस ट्री से उस सीड को हमने प्राप्त किया है, ये हमारा प्रॉपर सीक्वेंस होता है। इस मेथड को अपन बोलते हैं सीड कलेक्शन के नाम से जानते हैं। ये हमारा आंसर 74 का हो गया, बी आंसर हुआ। नेक्स्ट आइए यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 75, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 75। यहां पर आप ये ध्यान देना कि जो फॉरेस्ट सर्वे के द्वारा जो आपका रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की जाती है, फॉरेस्ट का एरिया इंडिया में कितना है, ठीक है, इसके अलावा आपका वृक्षावरण कितना है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 75, द ट्री कवर द कंट्री इज एस्टिमेटेड इज % ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया, मतलब जो फॉरेस्ट सर्वे इंस्टीट्यूट है इसके द्वारा जो एरिया बताया जाता है, ये डाटा आपने देखा होगा कि देश का कुल जियोग्राफिकल एरिया में आपका 21.67% आपका ये क्या है, आपका ये फॉरेस्ट एरिया है, ये क्या है आपका फॉरेस्ट एरिया है। इसके अलावा आपका ये 2.89 ये जो परसेंटेज है ये क्या है आपका ध्यान रखना है, आपका ट्री कवर, ठीक है। मतलब ये एक्चुअल में क्या है कि भाई एक तो क्या हो गया कि आपका जो फॉरेस्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट की डेफिनेशन को जो फॉलो कर रहा है, तो
तो फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन उसको फॉलो कर रहा है, तो ये कितना एरिया को कवर कर रहा है आपका 21.67%। लेकिन फॉरेस्ट के अलावा भी अलग अलग जगह पे अपने को ट्रीज वगैरह पाया जा रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई नदी के किनारे वृक्ष पाया जा रहा है, वो फॉरेस्ट तो नहीं है, या ग्राम पंचायत की जो भूमि है वहां पे वृक्ष पाया जा रहा है, वो भी फॉरेस्ट नहीं है। सड़क के किनारे अपने को वृक्ष पाया जा रहा है, वो भी फॉरेस्ट नहीं है। आया समझ में? तो यहाँ पे हमारे पास दो डाटा होता है, ध्यान रखना, एक फॉरेस्ट एरिया कितना है और दूसरा ट्री कवर एरिया कितना है। तो यहां पर जो फॉरेस्ट एरिया है ये क्या है आपका, इंडिया का जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है उसका ये एरिया क्या है आपका, फॉरेस्ट वाला एरिया है। इसके अलावा 2.89 जो है ये आपका क्या है यहाँ पर ट्री कवर एरिया है। और ओवरऑल ये जो आपको मिल रहा है ये क्या मिल रहा है यहाँ पे 24.56। ये पूरा एरिया आपका ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर की बात करेगा तो जो 2019 की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है आपका। तो यहां पे 75 का आंसर बना द ट्री कवर ऑफ कंट्री। तो ट्री कवर ऑफ कंट्री 2.89%। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या बन रहा है, ए आंसर बन रहा है इसका 2.8, ठीक है 9। ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 आ रहा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 76 है इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। ये आपका ट्री आपका टेक्सचर से संबंधित है, ठीक है। तो यहां पर आपका देखेंगे आपका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 ये आपका रिलेटेड है किससे, ध्यान रखना, आपका ट्री टेक्सचर से संबंधित है। किससे संबंधित है आपका, ये ट्री टेक्सचर से संबंधित है। देखो टेक्सचर का मतलब क्या होता है, एक अपन पढ़ते हैं सॉइल टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर में हम क्या स्टडी करते हैं कि सॉइल का टाइप क्या है, ठीक है, उसके केमिकल कंपोनेंट क्या है, ये सब अपन देखते हैं सॉइल टेक्सचर में। उसका ओरिजिन क्या है, काली मिट्टी है कि लाल मिट्टी है कि रेतीली मिट्टी है। तो सेम उसी तरीके से क्या होता है, ट्री का भी टेक्सचर होता है। ट्री का टेक्सचर मतलब उसमें लीफ का पैटर्न क्या है, ठीक है, या उसमें जो स्टेम है या जो ब्रांचिंग है उसका पैटर्न क्या है। मतलब यहां पर एक्चुअल में क्या है, ट्री टेक्सचर बोलने का मतलब क्या है कि उस प्लांट का ये जो ट्री है वो किस डिजाइन में है, आया नहीं, या किस पैटर्न में है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्री टेक्सचर कहा जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के आपका टेक्सचर मिलते हैं। तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे अपने को बन रहा है यहां पर, एक बोल रहा है कोर्स टेक्सचर। क्या बोल रहा है आपका, ये कोर्स टेक्सचर, ये बोला ये आपका कोर्स टेक्सचर। तो इस कोर्स टेक्सचर में आपको यहां पर जो एग्जांपल मिल रहा है ये पाया जाता है कि आपका मैंगो में पाया जाता है, ठीक है। मतलब मैंगो में जो उसका लीफ का अरेंजमेंट है या स्टेम ब्रांच वगैरह ये सबका पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको मैंगो में किस प्रकार का टेक्सचर पाया जाएगा। तो पॉइंट को दिमाग में रखेंगे, इसको बोलते हैं अपन कोर्स टेक्सचर कहा जाता है मैंगो। इस मैंगो के अलावा एक और एग्जांपल आप ले लीजिए यहां पर, ये मनी प्लांट। ये क्या हो गया आपका, मनी प्लांट। तो मैंगो और मनी प्लांट में जो लीफ का पैटर्न है या जो डिजाइन है उसको अपन किस नाम जानते हैं, कोर्स टेक्सचर के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट है यहां पर फाइन टेक्सचर। और क्या है आपके पास, ये फाइन टेक्सचर। तो फाइन टेक्सचर का यहां पर आप एग्जांपल लेंगे एग्जाम के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसका एग्जांपल क्या है यहां पर, ये बॉक्स वुड। इसके अलावा आपको और मिलेगा यहां पर ये ड्रेसिना। और क्या मिलेगा आपका, ये ड्रेसिना। तो बॉक्स वुड एक ट्री है और ड्रेसिना एक प्लांट है। इनमें किस प्रकार का टेक्सचर पाया जाता है, ये पॉइंट को आप रख लेना, सीधी सी बात है कि फाइन टेक्सचर पाया जाता है इसमें। नेक्स्ट यहां पर आता है आपका अनइवन टेक्सचर। इसके बाद क्या है आपका, ये अनइवन टेक्सचर। ये अनइवन टेक्सचर कहां पर मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका हो गया क्या, ये कोनिफर। कोनिफर मतलब ये अपना पाइन या सिडार वुड ये सब आता है इसके अंतर्गत आपका। तो ये हो गया आपका कोनिफर। और उसके बाद नेक्स्ट आता है क्या, यहां पर ध्यान रखना है आपका ये इवन टेक्सचर। इसके बाद क्या आता है, ये इवन टेक्सचर आता है। इवन टेक्सचर ये आपको मिलेगा कहां पर, ध्यान रखना है आपको टीक, ठीक है। तो ये प्लांटेशन का या उसके लीफ का पैटर्न है उसके आधार पे टेक्सचर डिसाइड होता है। तो ज्यादा डिटेल तो यहां पर इंफॉर्मेशन मेरे पास भी नहीं है, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ये मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, मैच द पेयर। ये पेयर को मैच कराने से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसको भी अपन यहां पर समझते हैं कि ये है क्या, ठीक। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 77 को देख रहे हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 77 क्या बोल रहा है, ये बता रहा है आपका यहां पर इसका जो आंसर बनेगा अपना, इसका आंसर यहां पर बना है बी आंसर बना है। बोलने का मतलब क्या है आपका, जैसे हमारे पास क्या है, ये सॉफ्ट वुड। ये क्या होगा, ये आपका
सॉफ्टवुड, ये हम पढ़ चुके हैं पहले सॉफ्टवुड, ठीक है। हार्डवुड और सॉफ्टवुड ये डिफरेंस बताया था मैं। तो कोई भी जैसे वुड है या कोई टिम्बर है, वुड मतलब क्या होगा यहाँ पर टिम्बर, तो प्रत्येक टिम्बर का क्या है कि स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। जैसे आप देखेंगे टिम्बर को आप कटिंग करेंगे या उसका जो लॉग होता है या जो उसका गोला रहता है उसको आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार का आपको कलर दिखाई देगा, तो उसके बेस पर इसको अपन आइडेंटिफाई करते हैं। तो जैसे यहां पर क्या है आपका सॉफ्टवुड यदि अपन बोल रहे हैं तो सॉफ्टवुड का कैरेक्टर क्या है, ध्यान रखना, इसका कैरेक्टर क्या है आपका सेलुलोज, सेलुलोज इन सेकेंडरी वॉल अटैक्ड एंड कॉज, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आपका, ठीक। तो ये हो गया आपका, इसमें आपको जो सेल वॉल होती है तो सेकेंडरी सेल वॉल जो रहेगी ये क्या रहेगा आपका सेकेंडरी सेल वॉल होती है। उस सेकेंडरी सेल वॉल में उसका जो सेलुलोज रहेगा उसका क्या रहेगा आपका ये सेलुलोज रहेगा, ये क्या है आपका अटैक्ड, क्या रहेगा आपका ये अटैक्ड रहेगा आपका। मतलब यहां पर सॉफ्टवुड का आइडेंटिफिकेशन क्या है, सॉफ्टवुड को हम कैसे पहचानेंगे, तो सॉफ्टवुड को आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है कि भाई वुड मतलब क्या हो गया जाइलम, जाइलम की जो सेल या जो कोशिकाएं हैं, कोशिका में क्या रहेगा आपका सेल वॉल, और सेल वॉल का कंपोनेंट क्या होता है आपका सेलुलोज। तो यहां पर क्या है आपका जो प्लांट पे सेल वॉल हम पढ़ते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्सरी सेल वॉल, ये तीन प्रकार की लेयर पढ़ते हैं हम सेल वॉल। तो सॉफ्टवुड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसकी देखेंगे सेकेंडरी वॉल को देखेंगे, और सेकेंडरी वॉल की जो सेलुलोज है वो यदि अटैक्ड है, मतलब उसमें किसी प्रकार का अपने को इंफेक्शन या कुछ अलग प्रकार का डिजाइन अपने को दिखाई दे रहा है, तो उससे आइडेंटिफाई करते हैं किसको अपन यहां पर आपका सॉफ्टवुड को आइडेंटिफाई करते हैं। उसी तरीके से क्या होता है व्हाइट वुड, उसके बाद क्या आ जाता है आपका यहां पर दिया है ये व्हाइट वुड की बात किया है ये, तो व्हाइट वुड में अपने को यहां पर क्या बन रहा है आपका इसको आइडेंटिफाई करने का, ठीक है। ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल अटैक्ड, यहां पर क्या बोल रहा है आपका ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल अटैक्ड, ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर लिया है आपका सी, जो ब्राउन वुड अपन बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं अपन यहां पर आपका ये ब्राउन वुड कहा जा रहा है। तो ब्राउन वुड में यहां पर क्या आ रहा है ध्यान देंगे आपका, ये आ रहा है ब्राउन वुड में, ब्राउन वुड आ रहा है सेलुलोज अटैक्ड एंड लिग्निन अनअफेक्टेड, मतलब यहां पर क्या हो रहा है आपका जो सेलुलोज है, ये सेलुलोज क्या है आपका ये अटैक्ड है, सेलुलोज क्या है आपका ये अटैक्ड है, लेकिन जो इसका लिग्निन है, ये लिग्निन क्या होता है ध्यान रखना है अनइफेक्टेड, ये क्या है आपका ध्यान रखना है आपका ये अनइफेक्टेड, ये हो गया इसका लिग्निन हो गया। इसके अलावा आपका यहां पर नेक्स्ट बोल रहा है सेप स्टेन, इसके बाद क्या बोला है आपका ये सेप स्टेन की बात किया है ये, तो सेप स्टेन बोलने का मतलब क्या है ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फंजाई फीड ऑन स्टोर्ड सेप वुड, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपने को ये फंजाई फीड ऑन स्टोर्ड सेप वुड, ये आपका क्या हो गया स्टोर्ड सेप वुड, ये मतलब है। अब इसको मैं समझा देता हूं आपको, बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्या क्या चीज आपको जानना है इसको समझने के लिए अपने को जानना है क्या यहां पर सेल वॉल को जानना है, किसको जानना है ये सेल वॉल को जानना है। सेल वॉल का कंपोनेंट क्या होता है सेलुलोज। सेल वॉल तीन प्रकार की होती है, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है, और टर्सरी सेल वॉल, एक कॉन्सेप्ट। दूसरा अपने को ध्यान रखना है कि जो वुड है, वुड का साइंटिफिक नेम क्या है या बायोलॉजिकल लैंग्वेज को बोलते हैं जाइलम, उसको अपन क्या बोलते हैं जाइलम। और जाइलम में यहां पर क्या होता है जो वुड है ये आपका क्या हो गया वुड, या फिर क्या हो गया आपका ये जाइलम। वुड या जाइलम एक सेल होती है, उस सेल को अपन बोलते हैं क्या यहां पर स्क्लेरेनकाइमा, इसको अपन क्या बोलते हैं ध्यान रखना आपका स्क्लेरेनकाइमा। ये जो स्क्लेरेनकाइमा है ये कहलाता है आपका ध्यान रखना ये लिग्निफाइड टिश्यू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मतलब जाइलम में हमको 4 टाइप की सेल्स होती हैं, 4 टाइप की सेल्स हम पढ़ते हैं क्या आपका ट्रेकेट्स, वेसल, जाइलम पेरेनकाइमा एंड जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। तो जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है
उसमें लिग्निन केमिकल सब्सटेंस पाया जाता है। तो लिग्निन के प्रेजेंटेशन के कारण इस स्क्लेरेन्काइमा को हम बोलते हैं लिग्निफाइड टिश्यू। क्या बोलते हैं अपन उसको? लिग्निफाइड टिश्यू कहा जाता है। तो यहां पर हम दो चीज पे फोकस कर रहे हैं, एक आपका सेलुलोज और दूसरा क्या आपका लिग्निन। तो अब यहां पर देखिए, ये किसी वुड को हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो वुड आपका, ठीक है, ब्राउन वुड है या आपका व्हाइट वुड है या सॉफ्ट वुड है या सेप स्टेन है। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम जैसे देख रहे हैं सेकेंडरी सेल वॉल को, सेकेंडरी सेल वॉल को देखें और उसका जो सेलुलोज है वो सेलुलोज में किसी प्रकार का अपने को अटैक या किसी प्रकार का आक्रमण अपने को दिखाई दे रहा है, तो वो आपका क्या कहलाएगा? यदि सेकेंडरी सेल वॉल का जो सेलुलोज है उसमें किसी प्रकार का अपने को आक्रमण या अटैक दिखाई दे रहा है, मतलब उसका जो स्ट्रक्चर वो चेंज दिखाई दे रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सॉफ्ट वुड कहेंगे। दूसरा हम देख रहे हैं यहां पे ऑल कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल अटैक्ड, मतलब सेल वॉल के जितने भी कंपोनेंट हैं, सेल वॉल का कंपोनेंट क्या होता है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज। इसके अलावा जो आपका मिडिल लेमेला है, मिडिल लेमेला में कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टिन, मतलब जितना भी कंपोनेंट है सेल वॉल का, वो सभी जगह किसी प्रकार का अटैक अपने को दिखाई दे रहा है या किसी प्रकार का इंफेक्शन दिखाई दे रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? यहां पर ध्यान रखना, व्हाइट वुड के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्राउन वुड। तो ब्राउन वुड बोलने का मतलब क्या है कि ये बोल रहा है कि भाई हम दो जगह इसमें देखेंगे, सेलुलोज अटैक्ड आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन जो लिग्निन है या जो उसका स्क्लेरेन्काइमा है उसमें किसी भी प्रकार का अटैक या कोई इंफेक्शन अपने को नहीं दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार का कोई प्रभाव उसमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको बोलेंगे ब्राउन वुड बोला जाएगा। और उसी तरीके से ये जो सेप स्टेन अपने को दिखाई दे रहा है, इसमें यदि फंगस का कोई इंफेक्शन हो गया है तो उसके कारण अपने को उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ध्यान रखना, मतलब फंगस का इंफेक्शन होने के कारण मतलब उसकी जो वुड है वो हल्की अपने को दिखाई देगी, कैसा? ब्लू टाइप की दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? आपका ब्लू दिखाई देगी। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो सेप स्टेन है इसको अपन ब्लू स्टेन के नाम से भी जानते हैं। मतलब किसी वुड को हम देख रहे हैं और उसका जो अपने को टिम्बर का कटिंग में ब्लू कलर अपने को दिखाई दे रहा है, तो ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है कि वहां पे फंगस का प्रेजेंटेशन है, और ऐसे वुड को अपन क्या बोलेंगे? सेप स्टेन या ब्लू स्टेन के नाम से जाना जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आ गया यहां पर क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 78 है, क्वेश्चन नंबर 78 आपका रिलेटेड है किससे? आपका आईपीसीसी। आपको मालूम है आईपीसीसी का फुल फॉर्म, ठीक है, आईपीसीसी इसका हेडक्वार्टर, इसका फुल फॉर्म, ये सब आपको यहां पर जानना है। तो ये क्या है? आपका इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, मतलब ये आपका क्या है? आईपीसीसी। ये क्या हुआ आपका? ये इंटरनेशनल, ये हो गया इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज। ये क्या हो गया आपका? इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज। ये हो गया यहां पे इसका फुल फॉर्म। इसका जो हेड ऑफिस है, इसका हेड ऑफिस कहां पे? ध्यान रखा आपका ये जिनेवा। इसका हेडक्वार्टर कहां है आपका? ये जिनेवा में है, ध्यान रखेंगे इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। और जो आईपीसीसी है इसके द्वारा जो बायोमास होना चाहिए, तो रूट का, मतलब कोई ट्री है तो उस ट्री में इसका जो रूट वाला पोर्शन है, इस रूट वाले पोर्शन का बायोमास कितना % होना चाहिए। तो ये इसके द्वारा एक जो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड डिक्लेयर किया गया है, ये 26% डिक्लेयर किया गया है। कितना होना चाहिए आपका? ये 26%। मतलब आपका जो इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज है, इसके द्वारा एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड की गई है कि जो आपका ट्री का जो रूट वाला पोर्शन है, मतलब ये जो रूट का जो पूरा बायोमास होगा, ये मतलब पूरा प्लांट का या पूरा ट्री का जितना बायोमास होगा उसका 26% क्या होना चाहिए? रूट का बायोमास होना चाहिए। ये यूनिवर्सल स्टैंडर्ड वैल्यू डिसाइड की गई है, ठीक है, किसके द्वारा? आपका आईपीसीसी के द्वारा, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेटिक चेंज, जिसका हेडक्वार्टर कहां है आपका? ध्यान रखेंगे जिनेवा। नेक्स्ट आते हैं हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग, मेरे लिए भी बिल्कुल नया है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 79 है, 79 को अपन बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। यहां पर आपका ये 79 ट्री क्रॉप मॉडलिंग अप्रोच डेवलप बाय CIFOR, मतलब पहले तो अपने को जानना पड़ेगा क्या ये
CIFOR, ठीक है। तो ये CIFOR क्या है, इसको पहले आप समझ जाइए। तो ये है सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट रिसर्च। इसका फुल फॉर्म क्या है, ध्यान रखना आपका, ये सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट रिसर्च, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। और ये स्थित है कहां पर, ध्यान रखना है। तो ये स्थित है आपका इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम क्या है, बोगोर। ये हो गया आपका क्या, यहां पर इंडोनेशिया में एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम क्या है, बोगोर। और वहीं पर स्थित है आपका क्या, सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट रिसर्च। तो ये जो CIFOR है, इसके द्वारा एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है। एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड एक मॉडल प्रस्तुत किया गया है। उस मॉडल का नाम है, यहां पर ध्यान देंगे, इस मॉडल का नाम क्या है, यहां पर ध्यान से देखना, ये हुआ WA, इधर ये क्या हुआ आपका NULCAS। मतलब ये कि मॉडल दिया गया है किसके लिए, आपका एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड ये मॉडल है। ये मॉडल क्या बोल रहा है कि जो भी अपन प्लांटेशन कर रहे हैं या जो हम क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में, तो उसमें सफिशिएंट अमाउंट क्या होना चाहिए, वाटर, और क्या होना चाहिए, न्यूट्रिएंट, और उसके अलावा क्या होता है आपका लाइट कैप्चर, ठीक है। लाइट कैप्चर मतलब पूरा इसका जो फुल फॉर्म है, ये पूरा इसका फुल फॉर्म क्या बना है, ध्यान रखेंगे, लाइट कैप्चर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। मतलब यहां पर इसका मतलब क्या है, वाटर, ये क्या हो गया आपका न्यूट्रिएंट, और ये क्या हो गया लाइट कैप्चर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। ये पूरा मॉडल कहलाता है आपका WANULCAS। एक बार फिर से देख लीजिए, WA का मतलब क्या है, वाटर, NU का मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ उसको मिलना चाहिए, और ये क्या है, लाइट कैप्चर मतलब प्रकाश को ग्रहण करने की या पकड़ने की क्षमता, लाइट कैप्चर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। तो ये इसका फुल फॉर्म है। और ये मॉडल दिया था किसने, आपका ध्यान रखेंगे, ये मॉडल प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा, ये जो आपका सेंटर फॉर, ठीक है, सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट रिसर्च के द्वारा ये जो सेंटर आपका दिया गया है या जो मॉडल प्रस्तुत किया गया है। तो ये मॉडल आपका हो गया क्लियर यहां पर, ठीक। तो नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे, ये मॉडल किससे संबंधित है, आपका WA मतलब वाटर, न्यूट्रिएंट और लाइट कैप्चर एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। तो ये हुआ हमारा कंप्लीट, यहां पर 79 का आंसर बना आपका A। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आ रहा है आपका 80 नंबर का क्वेश्चन। 80 नंबर के क्वेश्चन में पहुंच गए, रीजन फॉर बर्ड माइग्रेशन इज, भाई जो पक्षियों में प्रवास पाया जाता है, बर्ड माइग्रेशन, जैसे अभी आप देखेंगे जो साइबेरियन क्रेन है, साइबेरियन क्रेन आपका साइबेरिया में रह रहा है और अभी वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा लो हो जाएगा कि उनके लिए सरवाइव करना वहां पे मुश्किल हो जाएगा। तो वो वहां से जो साइबेरियन क्रेन है, हमारे यहां अपन पढ़ते हैं घाना पक्षी विहार, ठीक है, घाना बर्ड सेंचुरीज, भरतपुर राजस्थान, वहां पर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, माइग्रेशन। उसी तरीके से हमारे देश से भी कुछ पक्षी किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे, तो ये प्रोसेस होती है माइग्रेशन। तो माइग्रेशन का जो टारगेट है, क्या क्या टारगेट होता है, क्यों होता है माइग्रेशन, पहला पॉइंट, टू अवॉइड एडवर्स फैक्टर, मतलब जो प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं उससे बचने के लिए ये प्रोसेस की जा रही है, ठीक है। दूसरा आपका टू मैनेज फूड शॉर्टेज, मतलब कई जगह क्या होता है कि लो टेम्परेचर के कारण वहां पर फूड वगैरह उनको नहीं मिल पाएगा, या कई जगह क्या होता है हाई टेम्परेचर के कारण फूड वहां पर अपने को नहीं मिल पा रहा है जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, तो उसके लिए एक स्थान दूसरे स्थान पर ये लोग क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं या प्रवास करते हैं। इसी के अलावा टू हैव बेटर ब्रीडिंग कंडीशन, मतलब इनके प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियां। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो माइग्रेशन है, ये माइग्रेशन केवल पक्षियों में नहीं पाया जाता है, अदर एनिमल में भी पाया जाता है। जैसे जो मछलियां होती हैं, मछलियां भी देखती हैं कि जब उनका ब्रीडिंग टाइम आएगा तो एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ वो क्या करती है, माइग्रेट कर जाती हैं। इवन यहां तक का अपन मानव के संदर्भ में भी अपन देखते हैं
कि भाई जब अपना फल कटाई वगैरह का या मतलब फसल कटाई का टाइम होगा तो फसल कटाई के समय जो भी वर्कर्स हैं एक पर्टिकुलर एरिया की तरफ क्या करेंगे, आपका माइग्रेट करेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि भाई जिस एनवायरमेंट पे हम रह रहे हैं वहां पर यदि किसी प्रकार का किसी पर्टिकुलर सीजन में प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो हम माइग्रेट करके किसी अन्य स्थान पे चले जाते हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हमारा डी आंसर बना, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 80 तक का एक्सप्लेनेशन हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 81 से एक्सप्लेन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट।